हेलो फ्रेंड्स, ब्यूटी ऑफ नेचर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहूँगा वो थोड़ा सा अलग है। मतलब वो फंगीसाइड और न्यूट्रिशन से थोड़ा सा डिफरेंट है, बट उस टॉपिक की अहमियत बहुत ज़्यादा है हमारे हॉस्टल में। सबसे पहले तो मैं एक अपनी प्रैक्टिस आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, जो पिछले 2-3 सालों से मैं कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे स्प्रे टेक्निक के बारे में कि असल में स्प्रे किस तरह से होनी चाहिए ताकि हमें रिज़ल्ट भी अच्छा मिले और हमारा खर्चा भी कम रहे। 2-3 साल पहले मेरे ऑर्चर्ड में जो स्प्रे के जो ड्रम्स हैं वो लगभग 25 से 26 ड्रम्स हमेशा लगते थे। आज से 2-3 साल पहले मेरे ऑर्चर्ड में 25-26 ड्रम स्प्रे के हुआ करते थे। ये मैंने किस तरह से कम किया है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट मैं सबसे पहले फ़ायदे गिनाऊंगा कि मुझे इस चीज़ से क्या फ़ायदा हुआ है। लेकिन अब पिछले 2-3 सालों में मैंने वो रिड्यूस करके 17 से 18 ड्रम पे ला चुका हूँ मैं, जो मेरे स्प्रे के ड्रम मेरे ऑर्चर्ड में यूज़ होते हैं अब। इससे जो सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे मिला है वो तो सबसे पहले मेरा टाइम सेविंग बहुत हुआ है, और साथ में लेबर कॉस्ट भी मेरी बची है इसमें। और नेक्स्ट जो मेरा हुआ है वो फंगीसाइड या जो भी केमिकल के लिए जो मेरा खर्चा आता था वो भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुआ है। आज के समय में अगर फंगीसाइड की कॉस्ट देखी जाए तो मेरे ख्याल से पर ड्रम 600-700 रुपये के आसपास तो ड्रम रहता ही रहता है, और मेरे पर स्प्रे में 6 से 7 ड्रम कम हो रहे हैं। तो अगर मैं पूरे ईयरली 10 स्प्रे करता हूँ तो मेरे 70 ड्रम्स तो ऐसे ही कम हो गए, जिसका कि सीधा सीधा मैं 40 से 50 हज़ार मेरी सेविंग हो रही। और सबसे बड़ी बात ये है कि जितना रिज़ल्ट मुझे 25-26 ड्रम यूज़ करने से होता था उतना ही रिज़ल्ट मुझे 17-18 ड्रम करने से मिल रहा है। तो 25-26 ड्रम करने की ज़रूरत ही नहीं बची। चलो अब शुरू करते हैं कि स्प्रे करते वक्त हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, हमें किस तरह से स्प्रे करनी चाहिए ताकि जो हम स्प्रे कर रहे हैं वो इफ़ेक्टिव भी रहे और हमारा खर्चा और टाइम भी बचे। सबसे पहले हम बात करेंगे 4 चीज़ों की जो हमारी स्प्रे इफ़ेक्टिवनेस में बहुत महत्वपूर्ण रहती है। स्प्रे की इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए 4 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली है प्रोडक्ट, दूसरी है टाइमिंग, तीसरी है मैकेनिकल और फोर्थ है फाइन ट्यूनिंग। स्प्रे की इफ़ेक्टिवनेस में जो सबसे ज़्यादा जिसका रोल रहता है वो रहता है हमारे प्रोडक्ट का, कि हम किस प्रकार का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। जो हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं क्या वह प्रोडक्ट उस उद्देश्य के लिए सही बैठ रहा है जिस चीज़ के लिए हम उस प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हैं, या नहीं बैठ रहा है। तो प्रोडक्ट का जो है वो 40% तक रोल रहता है किसी भी स्प्रे की इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए। सेकंड रहता है टाइमिंग, हम किस समय पे स्प्रे कर रहे हैं अपने बगीचे में, उस टाइम ज़रूरत है या नहीं है, या हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं स्प्रे करने के लिए, हम बहुत ज़्यादा जल्दी स्प्रे कर रहे हैं, तो उस चीज़ से भी हमारी इफ़ेक्टिवनेस में कमी आती है। इसके बाद जो थर्ड और फोर्थ है वो है मैकेनिकल और फाइन ट्यूनिंग। इसका मतलब है कि हम कौन सी मशीनरीज़ यूज़ कर रहे हैं स्प्रे के लिए और किस टाइप की नोज़ल्स यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि पहले टाइम पे जो नोज़ल्स आती थी उसमें बहुत ज़्यादा मोटा फव्वारा बनता था, यानी कि पानी की खपत बहुत ज़्यादा रहती थी। बट आज की डेट में धीरे धीरे बदलाव आता रहा है और अच्छी अच्छी नोज़ल्स आ रही है जिसमें कि अच्छा सा फॉग बनता है, जिससे कि हमारा पानी भी कम यूज़ होता है। ये जो आप पिक्चर में देख रहे हो ये हॉलोकॉन नोज़ल है, जो हम लोग हमेशा यूज़ करते भी हैं अपने एप्पल में स्प्रे करने के लिए। इसका यूज़ हमेशा अपने से ऊंची फसलों में स्प्रे करने के लिए ही होता है। इसका कभी भी अपने घुटनों से नीचे वाली क्रॉप में स्प्रे करने के लिए इसका यूज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका डिज़ाइन इस तरह से बना है ताकि हम जो हमारी हाइट से ऊंची वाली फसलें हैं उसको ही स्प्रे करने के लिए डिज़ाइन की गई है। इसके बाद जब हम स्प्रे करते हैं तो पत्तों में स्प्रे की बूंदों का किस तरह से पैटर्न होना चाहिए वो इस पिक में आपको साफ साफ दिख रहा है। जो राइट साइड में ये बिल्कुल छोटे छोटे डॉट डॉट से दिखाई दे रहे हैं पूरी उसमें फैले हुए, हमारा पत्तों के ऊपर जो हमारी स्प्रे की बूंदें होनी चाहिए वो इस तरह से पूरी फैली होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक जगह पे ही ये जो बूंदें है वो इकट्ठी होगी, उससे क्या होगा जो बूंदें है वो सारी टपक के आपकी ज़मीन पे गिर जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ उससे आपको एग्जैक्ट कंफर्म हो जाएगा कि हमें स्प्रे किस तरह से करनी चाहिए और अभी तक जिस तरह से हम स्प्रे कर रहे हैं उससे क्या नुकसान हो रहा है। इस पिक्चर में पत्तों के ऊपर
स्प्रे के अलग अलग पैटर्न दिखाए गए हैं। आज से 2 साल पहले या हम आज की बात भी करें कि जो आमतौर पे किसान जब स्प्रे करते हैं तो उनका जो पत्तियों के ऊपर जो स्प्रे का फॉर्मेशन रहता है बूंदों का, वो किस तरह से रहता है। जैसा कि जो मैंने पिक्चर मार्क की है, हमारा जो पत्तियों के ऊपर बूंदें रहती है वो इस तरह से रहती है। जो इसका जो मेन नुकसान है वो सबसे पहले ये है कि ऐसे इसमें हम सबसे पहले एक्सेस स्प्रे कर रहे हैं, और साथ में इसमें क्या हो रहा है, हम जितनी दवाइयाँ इस पत्ते पे जा रही है, आधी तो इसके ऊपर टिक रही है, बट आधी जो है वो ज़मीन पे टपक के आ रही है। और उसके बाद जो बाकी की बूंदें बची हुई है, कुछ एक तो पत्ता ऑब्जर्व कर लेगा और कुछ एक वाष्पीकृत होकर हवा में फैल जाएगी, जिससे हमारी जेब पे ही हमारा खर्चा एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है हमारी जेबों के ऊपर। तो हमें चाहिए कि हम स्प्रे बिल्कुल फाइन तरीके से करें, ताकि जितना पत्तियों को यूज़ होना है उतना ही उसे मिले। जो हमारा मिट्टी पे या फिर हवा में वाष्पीकृत हो रहा है, उससे कोई भी बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, उल्टा हमारा नुकसान ही हो रहा है। मान लो अगर हम बाज़ार से 1000 रुपये की कोई प्रोडक्ट ले आते हैं और हम इस तरह से स्प्रे करते हैं, तो मेरा मानना है उसमें से हम 50 और 60% ही अपने पेड़ों को दे रहे हैं, बाकी जो 40% है वो हमारा वेस्ट जा रहा है। पिछले 2-3 सालों में जो मैंने अपनी स्प्रे टेक्निक में सुधार लाया है, वो इस प्रकार से है जो आपको पिक्चर में दिख रहा है। आप पहले वाली पिक्चर और इस वाली पिक्चर को अगर कंपेयर करोगे तो इसमें दिन रात का अंतर नज़र आएगा। जो ये वाला पैटर्न है पत्तियों के ऊपर, इसमें आपकी जो पानी की बूंदें हैं वो टपक के ज़मीन पर नहीं आएगी, बल्कि पूरे की पूरी आपकी पत्ती के ऊपर ही टिकी रहेगी, और साथ में वाष्पीकृत भी कम होगी, क्योंकि जितनी पत्तियों को ऑब्ज़र्व करना होगा वो इजीली ऑब्ज़र्व कर लेगी। अगर आप लोग धीरे-धीरे इस तरह की स्प्रे अपने ऑर्चर्ड में करोगे, तो मेरा मानना है कि अगर जहाँ पे आप लोगों के 10 ड्रम होंगे, वहाँ पे 6 और 7 ड्रम से भी आपका काम हो जाएगा और रिज़ल्ट भी बढ़िया रहेंगे। आने वाली स्लाइड्स में मैं अपने ऑर्चर्ड में कुछ पत्तियों की फ़ोटो लूँगा, जब मैं स्प्रे करके फ्री हुआ हूँ। उसके बाद जो मेरी पत्तियों की कंडीशन थी, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ताकि आपको थोड़ा-सा आइडिया मिल जाए कि किस तरह से हमने स्प्रे करनी है, ताकि हमारा केमिकल कम से कम यूज़ हो। ये जैसे कि ये वाली फ़ोटोज़ है, मेरे ख़्याल से आप इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार ज़ूम करके देख लेना, क्योंकि मे बी शायद चलते-चलते ये ना दिखे। बट हमारा पैटर्न मैक्सिमम इस टाइप से होना चाहिए, इससे पूरी कवरेज हो रखी है पत्तियों की। अगर आप पत्तियों को टच करोगे तो ये पूरा गीला है। तो मेरा बस कहना यही है कि हमें अपने बगीचे में कुछ इस तरह से प्रैक्टिसेस यूज़ करनी है, जिससे हमारा खर्चा भी बचे, क्योंकि आज की डेट में जो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई होती जा रही है, और जो हमें जो पैसा बच रहा है वो बहुत कम बचता रहा है, क्योंकि हमारी लेबर होगी, केमिकल्स हो गए, हर चीज़ के पैसे हर साल बढ़ते जा रहे हैं। बट जो हमारी रेट्स मिल रहे हैं हमें, एप्पल्स या किसी भी चीज़ की ले लो, वेजिटेबल्स ले लो, वो वहीं के वहीं स्टेबल है। तो इसलिए हमें कहीं न कहीं अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए कुछ अच्छी टेक्निक्स यूज़ करनी होगी, जिससे कि हमारा पैसे की बचत भी हो। जो हमारी पहले की टेक्निक थी कि भई पेड़ को पूरा गीला करना है, जब तक कि उसे जो आपकी दवाइयाँ या पानी बोल सकते हैं, जो टपकना शुरू ना कर दे, तब तक हम पीछे नहीं हटते थे। उस टेक्निक से थोड़ा-सा हमें सुधार लेना चाहिए। अब हमें थोड़ा-सा, क्योंकि अब जो सिस्टेमिक फंगिसाइड हम यूज़ करते हैं, उसमें पूरा नहलाने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, कुछ एक दो स्प्रेज़ रहती है जो कॉन्टैक्ट बेसिस रहती है, उसमें हमारे को पूरा प्रॉपर गीला करना पड़ेगा पेड़ को, ताकि जिसके कॉन्टैक्ट में मेडिसिन आएगी, इंसेक्ट, वो मर जाए। तो 1-2 स्प्रे रहती है, जैसे माइट की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट माइट की स्प्रे रहती है, जिसमें हमें भरपूर गीला करना चाहिए पेड़ को। उसमें हम इतनी लाइट जो स्प्रे है वो नहीं रखनी चाहिए, उसमें आप जितना हो सके उतना एरिया कवर हो जाए। बट सिस्टेमिक में ऐसा नहीं है। सिस्टेमिक में अगर कुछ एक पोर्शन छूट भी जाए, बट वो सिस्टम में जाके केमिकल अपना काम पूरा कर ही लेता है। सो आज का वीडियो मेरा इतना ही था। मेरी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। धन्यवाद। और साथ ही मेरी वीडियोस को शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल को, ताकि आप लोगों तक मेरी जानकारी इस तरह पहुंचती रहे। धन्यवाद।